तुर्की में लगी आग, जलता हुआ जंगल और बेघर होती जिंदगियां। गाजा में नेतन्याहू ने किया है फिर नए हमले का ऐलान। पत्रकारों की हुई है मौत और भूख से तड़पते हुए बच्चे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में फिलिस्तीन को लेकर गर्मा गर्म सियासत वहां की गरमाई है। ट्रंप प्रशासन का मदद से किनारा और पढ़ाई के सपनों को तोड़ती गाजा की बर्बादी। सारी बड़ी खबरें आज के इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। ये मुख्य खबरें हैं आज की जो चुनिंदा अखबारों से ली गई हैं, जिन्होंने काफी सारी सुर्खियां बटोरी हैं, बड़ी खबरें हैं। तो आज है 12 अगस्त 2025 और मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाहबुर टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए बात करते हैं सीधा टॉपिक पर, मुद्दे पर। तो सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहली खबर है तुर्की को लेकर। तुर्की में आसमान में धुएं का सैलाब और जमीन पर जलते जंगल, सैकड़ों लोग अपने घर छोड़ने पर हुए मजबूर। और आखिर हो क्या रहा है तुर्की में, आइए पूरा मामला क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है, बात करते हैं डिटेल से। क्या मामला है पूरा, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि तुर्की में भूकंप आ गया है, लेकिन आज की जो न्यूज है वो ये है कि तुर्की में एक जगह पर आग लगी है। तुर्की का उत्तर पश्चिम चानाकल्ले में भीषण भीषण जंगल की आग लग गई है। तेज हवाओं ने उस आग को और ज्यादा खतरनाक बना दिया, जिससे कि सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर जो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं, वहां से जो उसके आसपास में लोग रहते थे, उनको अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। 700 से ज्यादा दमकल कर्मी और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दिन रात आग बुझाने में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि शहर का एयरपोर्ट, दारडानल्स स्ट्रेस और हाईवे एक हिस्सा, इनका जो एक हिस्सा है उसको भी कई घंटों के लिए करना पड़ा, बंद कर दिया गया। जैसे कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह लपटें जंगल को निकल रही हैं और मोटा धुआं पूरे आसमान को ढक रहा है। आसमान के ऊपर धुआं ही धुआं है तुर्की में। हेलीकॉप्टर जो है समुद्र से पानी भरकर आग पर डाल रहे हैं और पानी छिड़कने वाली पुलिस गाड़ियां घरों को बचाने में लगी हुई है। तापमान 33 डिग्री और हवाओं की रफ्तार 66 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने से हालात और ज्यादा बिगड़ गए। हवाओं ने उस आग को और ज्यादा जो खतरनाक बना दिया और ज्यादा भीषण बना दिया। करीब 50 लोग धुएं से प्रभावित हुए हैं, लेकिन किसी की जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं हुआ है, ऐसी खबर आ रही है तुर्की से। दोस्तों, तुर्की ने इस आग को काबू करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सवाल यह है कि जब प्रकृति और मौसम दोनों आग के साथ हों तो इंसान कब तक जीत पाएगा। ये थी पहली खबर तुर्की को लेकर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो है गाजा को लेकर। गाजा के आसमान में गोलों की गूंज, घरों की दीवारें कांप उठी और एक ही रात में सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। आखिर नेतन्याहू का ये नया प्लान क्या है, जिससे दुनिया डरी हुई है, दुनिया में इसके चर्चे चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं पूरी डिटेल से, पूरा मामला क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है, उसको हम आपको बताते हैं डिटेल से। दरअसल जो सोमवार की रात, मतलब मंडे की जो रात थी, उसमें गाजा सिटी के पूर्वी इलाकों में पिछले कई हफ्तों का सबसे भीषण हमला हुआ है, सबसे खतरनाक हमला हुआ है। इजरायली टैंक और फाइटर जेट्स ने सबरा, जैतून और शेजाइया इलाकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिससे सैकड़ों परिवार पश्चिम की ओर पलायन करने पर मजबूर हुए। उनको पश्चिम की तरफ, जो गाजा का पश्चिम वाला हिस्सा, वहां पर पलायन करना पड़ा मजबूरी में। इसी दौरान एक अल्शिफा हॉस्पिटल, जो अल्शिफा अस्पताल जो है, उसके परिसर में एक तंबू बना हुआ था, वहां पर भी एयर स्ट्राइक की थी। जैसे मैंने आपको कल वाली खबर में भी बताया था कि वहां पर 6 पत्रकारों की मौत हुई थी, जिसमें एक बहुत ही मशहूर पत्रकार थे अल जजीरा के, जिनका नाम था अनस अल शरीफ, वो भी इसमें शामिल थे। अब तक पत्रकारों पर सबसे घातक हमला ये माना जा रहा है, जो एक बार में इतने सारे पत्रकार अल जजीरा के मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है, इजराइल का प्रधानमंत्री जो है, उसने बोला है, उसने साफ कहा है कि वो गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को तेज करेगा ताकि युद्ध जल्दी खत्म हो सके। उसने कहा, गाजा सिटी को आतंकवाद की राजधानी बताया और संकेत दिया कि अगला निशाना मध्य गाजा हो सकता है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने चेतावनी दी है कि यह कदम अभूतपूर्व तबाही और कभी न खत्म होने वाला युद्ध भी बन सकता है और बढ़ रहा है उसकी ओर। तो नेतन्याहू की इन बातों को जो है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आलोचना की है और उसको गलत बताया है। दोस्तों, गाजा की रातें फिर से गोलियों में और बमों से भर चुकी हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या ये युद्ध जल्दी खत्म होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा? यह नेतन्याहू का जो प्लान है सच में दुनिया को एक अतहीन जंग में धकेल रहा है।
बहुत खतरनाक जंग में धकेल रहा है जो नेतन्याहू ने प्लान बनाया है गाजा पर कब्जे को लेकर। ये या तो बहुत बड़ी जंग होने वाली है मिडिल ईस्ट के अंदर, या फिर कुछ जो है बहुत बड़ा होने वाला है। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर की तरफ। तीसरी बड़ी खबर है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को लेकर। उन्होंने फिलिस्तीन गाजा के ऊपर क्या बोला है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे मैंने आपको कल वाली न्यूज में बताया था, उन्होंने बोला था कि हम संयुक्त राष्ट्र बनाएंगे फिलिस्तीन को। तो अब जो है उन्होंने नेतन्याहू से बात की है, तो उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या बात की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने इसराइल का जो नेतन्याहू है उसको सीधा जो है जवाब दिया है, आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने बोला आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने अचानक फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला कर लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी रिपोर्ट का डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, और फोन पर बात करने के बाद गाजा की मानवीय त्रासदी पर अपनी चिंता उन्होंने जताई। जब बात की तो अल्बनीज के मुताबिक अल्बनीज ने कहा है कि नेतन्याहू अब भी इस बात से इनकार कर रहा है कि गाजा में मासूमों पर क्या गुजर रही है। उसको कोई परवाह नहीं है, उसने इस बात से इनसे भी जो है इनकार कर दिया कि गाजा में मासूमों पर क्या गुजर रही है, उसका कोई मतलब नहीं है इस चीज से। सिर्फ एक दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो अगले महीने फिलिस्तीन को एक संयुक्त राष्ट्र का दर्जा देगा, संयुक्त राष्ट्र मानेगा, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। ये फैसला फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मिलकर लिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है। और इसका मकसद दो राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाना है। अल्बनीज ने कहा हमें सैन्य नहीं राजनीतिक हल चाहिए, क्योंकि युद्ध में लगभग 61,500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान अब तक जा चुकी है, और भूखमरी भी अपने चरम पर है। गाजा के अंदर भूख से भी काफी लोगों की जान जा रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जनमत भी बदल गया। हजारों लोग सिडनी हार्बर ब्रिज पर मार्च करते हुए गाजा के राहत सामग्री भेजने और युद्ध रोकने की मांग कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है काफी जो है प्रोटेस्ट हुआ, काफी जो है इस चीज को लेकर लोग सड़कों पर आए कि फिलिस्तीन को जो है मदद पहुंचाई जाए, वहां पर युद्ध रोका जाए। इसको लेकर काफी लोग वहां पर जो है सड़कों पर आए। ऑस्ट्रेलिया का ये कदम दुनिया को एक नए मोड़ पर ले जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या दो राष्ट्र समाधान सच में इस खून खराबे और भूख से जूझते गाजा को शांति दिला पाएंगे? अगर ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छी खबर होगी, लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में होता है क्या। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथी बड़ी खबर की तरफ। चौथी बड़ी खबर है न्यूजीलैंड को लेकर। न्यूजीलैंड की संसद में भी कुछ हलचल हुई है फिलिस्तीन को लेकर। दरअसल हुआ क्या है, न्यूजीलैंड की संसद में बहस गर्मा गई, बहस हो गई, और एक सांसद को बीच ही संसद में से बाहर निकाल दिया। वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या, पूरा मामला क्या है, आप ध्यान से सुने। दरअसल हुआ क्या, न्यूजीलैंड में गाजा और फिलिस्तीन को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई। ग्रीन पार्टी की जो नेता है क्लोई स्वारबिर्क, उसने सरकार पर आरोप लगाया, जो न्यूजीलैंड की सरकार है उस पर आरोप लगाया कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने में बहुत पीछे है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश पहले ही ऐलान कर चुके हैं। स्वारब्रिक ने यहां तक कह दिया कि सरकार के कुछ सांसदों की हिम्मत दिखानी चाहिए और इसराइल पर खुद अपराधों के लिए पाबंदी लगाने वाले बिल का समर्थन करना चाहिए। संसद के स्पीकर को यह बयान पूरी तरह गलत लगा और उन्होंने उससे उस बयान को वापस लेकर माफी मांगने को कहा। अब उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें तुरंत संसद से बाहर भेज दिया गया। स्पीकर ने साफ कह दिया कि अगर अगले दिन वो भी माफी नहीं मांगती तो वो फिर से बाहर कर दी जाएंगी, मतलब फिर से उनको संसद के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अगर वो जब भी संसद में अंदर आएंगी तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी, ये बोला स्पीकर ने, जो वहां पर संसद में स्पीकर बैठा था। न्यूजीलैंड की सरकार ने कहा कि वो सितंबर में तय करेगी कि फिलिस्तीन को मान्यता देनी है या नहीं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि देरी करके देश अपनी शाख खो रहा है, मतलब देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने बोला है, जो विपक्ष में उन्होंने बोला कि सरकार को जो है, जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, काफी सारे देशों ने जो है संयुक्त राष्ट्र मानने की घोषणा कर दी है, संयुक्त राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी है फिलिस्तीन को। तो जो न्यूजीलैंड है उसको भी अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए फिलिस्तीन वालों के लिए कि वो उनके संयुक्त राष्ट्र बनाने में अपनी भी आवाज उठाए। तो ये वहीं विपक्ष और जो है सरकार के बीच ये चर्चा हुई, इसको लेकर माहौल गर्म हुआ संसद के अंदर। अब सबकी नजर इस बात पर है, क्या न्यूजीलैंड सच में फिलिस्तीन को मान्यता देगा?
या फिर राजनीति के चक्कर में ये मौका भी निकल जाएगा। ये हम देखेंगे आने वाले समय में, आने वाले टाइम में। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों। ये गाजा को लेकर है खबर। गाजा में जो बच्चे कल पढ़ाई और करियर के सपने देख रहे थे, आज बस उनकी एक ही ख्वाहिश है, उनका एक ही मकसद है कि पेट भरना। पेट भरना उनका सिर्फ एक मकसद बन चुका है आजकल। खाना मिल जाए, गाजा के हालात आपको अंदर तक खिला देंगे। ये खबर आपको बहुत ही ज्यादा अंदर से भर देगी, आपके दिल को। आप जो है वो बहुत ज्यादा आपको जो है अंदर से हिला देगी ये खबर, जो मैं अब आपको बताऊंगा। दोस्तों दरअसल हुआ क्या कि गाजा की एक 26 साल की महाअली है, वो पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन अब उनका और बाकी छात्र जो हैं उनका एक ही सपना है कि सिर्फ और सिर्फ उनको बस खाना मिल जाए। उसके अलावा उनको कोई सपना नहीं है, कोई मकसद नहीं है। युद्ध ने गाजा की ऐसी हालत कर दी है, वहां की यूनिवर्सिटियों की ऐसी हालत हो गई है, वहां के स्कूलों की ऐसी हालत हो गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक खंडर में तब्दील हो गए हैं। वहां पर जो है लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कैंप वगैरह बनाकर रह रहे हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो कभी पढ़ाई का एक बड़ा केंद्र हुआ करती थी, आज बेघर लोग उसको अपना आश्रय बनाए हुए हैं, वहां पर रुकने का ठिकाना बनाए हुए हैं। फिलिस्तीन के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि 307 में से लगभग 360 जो है फिलिस्तीन के अंदर जो कॉलेज थे, स्कूल थे, उसमें से 293 स्कूल या तो पूरी तरह नष्ट हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें पढ़ाई होने के काबिल बिल्कुल नहीं बचा, कुछ भी उसमें मलबा ही मलबा बचा है। उनके मुताबिक ये सिर्फ इमारतें गिराना नहीं, बल्कि बच्चों के अंदर की उम्मीद को खत्म करने की कोशिश की गई है इसराइल द्वारा। इसराइल का आरोप है कि हमास और अन्य लड़ाके स्कूलों और आम लोगों के बीच छुपते हैं और उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि फिलिस्तीन का कहना है कि ये हमें अंधाधुंध और निर्दोषों पर हो रहे हैं। मतलब जो इसराइल के जो आईडीएफ के जवान है वो ये बोलते हैं कि ये जो हमास के जो फौजी हैं, हमास के जो लोग हैं, वो आम लोगों के अंदर घुसते हैं, इसी को लेकर ये हमला कर देते हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है? अगर आपको मारना है तो आप उनसे लड़ें, खुलकर लड़ें। वहां की आम जनता को क्यों मारना है आपको? आप वहां की आम जनता को क्यों परेशान करना चाहते हैं? तो वहां की शिक्षा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है दोस्तों। गाजा में स्कूल के नाम पर अब कुछ भी नहीं बचा, कॉलेज के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। कलम और किताबों के सपने अब मलबे और भूख के बीच दब चुके हैं। सवाल यह है, क्या गाजा के इन बच्चों को कभी फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा? अगर ऐसे ही हालात रहे तो मुझे तो नहीं लगता कि इस पीढ़ी को वहां पर वो पढ़ने का मौका मिलेगा। ये पीढ़ी बस जंग और भूख की कहानियों में खो जाएगी, गुम हो जाएगी। दोस्तों बहुत बुरे गाजा के हालात हैं आजकल, और वहां की शिक्षा तो छोड़िए, वहां पर खाना मिलने का भी एक बहुत ज्यादा दिक्कत से वहां के लोगों को खाना मिल रहा है। तो दोस्तों आज की ये थी कुछ बड़ी खबरें मैंने जो आपके सामने रखी। ये बड़ी खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हम जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाते हैं, दुनिया भर की खबरें आपको देते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो न्यूज अपडेट देते हैं डेली डेली, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के